नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 13 फरवरी को प्रथम वाराणसी आगमन हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां चुनावी साल होने के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए आरंग विधानसभा के ग्राम फानसोच पहुंचे। चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 13 फरवरी को प्रथम वाराणसी आगमन हो रहा है। वह करीब 5 घंटे के प्रवास के दौरान बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन पूजन करेंगी। दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा आरती देखेंगी। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन और जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। दोनों अधिकारियों ने मातहतों से कहा है कि यातायात व्यवस्था की कार्य योजना ऐसी बनाई जाए कि जिसके चलते आमजन को परेशानी न हो। पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि राष्ट्रपति के आगमन के दौरान बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर उनके भ्रमण से संबंधित सभी मार्गों और स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। नगर निगम, बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीडीए और पुलिस आपस में समन्वय बनाकर ऐसे काम करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रपति विशिष्ट अनुभव लेकर वापस लौटें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, द्रौपदी मुर्मू जो है वाराणसी दौरे पर आ रही हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है, कितना महत्वपूर्ण उनका ये आगमन है और किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 तारीख को लखनऊ में आएंगी, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिति आयोजित की जा रही है, उसमें भी सम्मिलित होंगी। और इसके बाद वो 13 तारीख को वाराणसी पहुंचेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी देखेंगी और उसके साथ संसदीय क्षेत्र का जो उनका अनुभव है विकास कार्यों का वो भी लेंगी और गंगा आरती में भी शामिल होंगी। काशी विश्वनाथ की आरती है, उसमें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। करीब 5 घंटे का ये कार्यक्रम है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और इस दौरे को भव्य बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। काशी को भी सजाया गया है और क्योंकि 12 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिति समाप्त हो रही है, उसमें अपना संबोधन देंगी। जो युवा लोग आएंगे, जो इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको भारत सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से विकास को लेकर जो अपनी रणनीति बनाई है, जिस पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, उसको भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बताएंगी। और इसके साथ ही जो आमजन है उनको भी यहाँ पर संबोधन देगी उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ ही शाम को 12 तारीख के शाम को राजभवन में विश्राम करेंगे। 13 तारीख को काशी पहुंचेंगी और काशी में भी उनके भव्य स्वागत को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। जगह जगह सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परिंदा भी उनकी सुरक्षा में पर न मार पाए, उसको लेकर जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो अलर्ट मूड पर है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति जिस रूट के माध्यम से काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगी, आरती में शामिल होंगी, वहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और चुनिंदा लोगों को ही इसमें शामिल इजाजत मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। तो ये माना जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं उसका भी अनुभव राष्ट्रपति लेंगी और इसके साथ काशी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण चल रहा है वो बहुत चर्चित है, केवल देश ही नहीं विदेशों में चर्चित है, उसको भी देखेंगी। और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर जो खास इंतजाम किए गए, उसमें खास महत्वपूर्ण यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए केवल पास जारी किए जाएंगे और कुछ क्षण ही राष्ट्रपति से जो है अभिवादन स्वरूप उनसे मिल पाएंगे। और उसके साथ जो उनका रिजर्व कार्यक्रम है उसमें वो अपने श्रेणीगत आगे कार्यक्रमों में शामिल होंगी और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। जी बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू आ रही है वाराणसी। अगर बात करें सुरक्षा के मद्देनजर, तो सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर काफी पुलिस बल तैनात किए जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर बात करें तो आमजन को अगर कोई भी दिक्कत का सामना ना करने पड़े, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी पूजा, देखिए उसके लिए अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खासकर जो यातायात विभाग है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है, जिलाधिकारी के पास ये जिम्मेदारी है।
सबसे पहले, क्योंकि राष्ट्रपति लखनऊ पहुंचेंगी, इसको लेकर भी पूरी जो एयरपोर्ट से लेके और वृंदावन जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, वहां तक सारे रूट पहले से ही डाइवर्ट कर दिए गए। पहले उत्तर प्रदेश सरकार कायदे पत्रों के माध्यम से और समाचार टीवी चैनलों के माध्यम से सूचना आमजन को पहुंचा दी है कि इस दौरान जब 2 दिन यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिति होगी तो रूट डाइवर्ट कर दिए गए। और क्योंकि जब काशी विश्वनाथ पहुंच रही हैं तो ऐसे में पहले से ही जिला प्रशासन की तरफ से रूट डाइवर्जन की योजना तैयार कर ली गई है कि कहीं भी किसी भी तरीके से आमजन हो, चाहे स्कूली बच्चे हो या मरीज हो, तो राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान या उनके काफिले के दौरान किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई जनहानि ना हो, उसको लेकर पूरी तैयारियां की गई और एक सरल और सौम्य तरीके से पूरा जो रूट मैप तैयार किया गया है कि राष्ट्रपति को कितने से कितने टाइम तक कहाँ निकलना है और उसके बाद आमजन के लिए रोड खोल दिए जाएंगे। सुरक्षा का इंतजाम भले ही वीआईपी मूड का हो, लेकिन आमजन को सुविधाएं देने को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बात की जाए तो बहुत, क्योंकि 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, जहां 10 से लेकर 12 तारीख तक देश और तमाम बड़े मेहमान यानी उद्योगपति यहाँ रहेंगे, उनकी सुरक्षा का भी सवाल है। तो ऐसे में रूट को डाइवर्ट उतने समय के लिए सिक्योरिटी के तौर पर किया गया जब वीआईपी मेहमान निकलेंगे और उसके बाद आम जन उन रास्तों से निकल सकेंगे। और सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में अगर बात देखी जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब देखा है कि रूटों पर ज्यादा जो व्यस्तता हो सकती है, तो ऐसे में जो सर्विस रोड है उनको भी संचालन के तौर पर जो गड्ढे मुक्त किए गए हैं और उसके बाद अन्य कई सर्विस रोडों को भी जोड़ा गया है कि ताकि कहीं से भी कोई अन्य व्यक्ति आपात स्थिति में मूव कर सकता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। और यही कार्यक्रम जो लखनऊ में रखा गया, इसके साथ ही वाराणसी में, क्योंकि एक चीज कही जाती है कि वाराणसी की गलियां बहुत सक्रिय हैं और वहां के रोड बहुत सक्रिय हैं, तो वो जो एक कार्यक्रम है उसके तहत बनाया गया है कि अन्य रोडों के माध्यम से जो वाहन है, अगर आपात समय में चाहे कोई एम्बुलेंस हो या बीमार व्यक्ति जा रहा हो या बच्चे को स्कूल छूटने का टाइम हो या फिर जो स्टूडेंट या फिर जो कामगार लोग अपने घर लौट रहे हैं, उनके लिए सुगम तरीके से रूट डाइवर्जन की व्यवस्थाएं की गई है। उसके लेकर जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। चुनावी साल होने के चलते सियासत गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मोड में आ रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान आम सभा भी होगी। इस आयोजन को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित तमाम वरिष्ठ नेता दौसा में डेरा डालकर ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की तैयारी में लगे रहेंगे। बताया जाता है कि पहले आम सभा दौसा के पास नांगल राजावतनान में होनी थी, लेकिन आम सभा का स्थान चेंज कर दिया गया है। अब आम सभा खनावड़ा गांव के रेस्ट एरिया के पास होगी। उसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश महामंत्री सदन दिलावर यहां पहुंची। हालांकि इस दौरान प्रदेश महामंत्री दिलावर ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की आम सभा थनावड़ में होने की पुष्टि नहीं की है। ये भारत का सौभाग्य है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास की रफ्तार को ऊंचाइयां दी हैं। पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। इतने बड़े बजट का पहली बार भारत में ये अभिनव प्रयास हुआ है। उसी क्रम में देश में भारतमाला के जरिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए, नेशनल हाईवेज के जरिए देश को एक रफ्तार देने की कोशिश हुई है। उद्घाटन के लिए सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी, पहले ये कार्यक्रम वर्चुअल होना था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं प्रत्यक्ष उस हाईवे को देखूं भी और वहीं मैं आम लोगों से, जनता से रूबरू हूं। तो ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी NHAI के आमंत्रण पर नितिन गडकरी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम लोग उसमें शिरकत करेंगे। बड़ी संख्या में, जो एक मोटा अनुमान है, 2 लाख से भी ऊपर लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और इस एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। सर, ये कार्यक्रम नांगल राजावतन में होगा या धंधावड़ में होगा? सर, अभी आम जन में इसको लेकर के कहीं कंफ्यूजन है। ये तो हमारे जो माननीय मंत्री महोदय गडकरी जी, उनको तय करना है और जैसा हमने आज अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने इस स्थान को तय कर दिया है। तो राजस्थान में चुनावी साल होने के चलते सियासत गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मोड में आ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे
का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान आम सभा भी होगी। इस आयोजन को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, राजस्थान में चुनावी साल है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मोड में आ गई हैं। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, उनका दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल है ये? देखिए, चुनावी साल है, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो स्थिति आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी मोड में सारी पार्टियां आ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल यहाँ अभी एक तरीके से खुला हुआ मान रहे हैं, तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है। साथ ही एक बड़ा एक्सप्रेस हाईवे जो कि मुंबई से दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है, जिसका उद्घाटन बांदीकुई में प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हाईवे है। इस हाईवे को लेकर भी एक बड़ी सौगात राजस्थान को मिलने वाली है। तो इस सौगात का भी हो ना हो, चुनाव में बेहतरीन फायदा भाजपा को मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो ये दौरा हर तरीके से महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से जनसभा वो करने वाले हैं, इस उद्घाटन के बाद वो एक जनसभा करेंगे, तो बांदीकुई में एक जनसभा करने वाले हैं। विशाल जनसभा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आपने एक्टिविटी देखी होगी किरोड़ी लाल मीणा की, जो भी लगातार सरकार पे प्रखर, जो राजस्थान सरकार है कांग्रेस की, उस पर प्रखर प्रहार करते हुए आ रहे हैं। पेपर लीक के मामले हो चाहे उससे पहले के मामले हो, उनको इसकी भागदौड़ भी सौंपी गई। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से दौरे की तैयारी है। और इसी दौरे की तैयारी को लेकर आज सुबह जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया और प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर दोनों जगह का निरीक्षण करने गए हैं। दौरे में की तैयारी को देखने गए हैं। वहां पर दौरे की तैयारियां शुरू हो गई है। जो वहां डोम लगने की तैयारियां भी शुरू हो गई है, डोम लगना शुरू हो गया। 12 तारीख को दौरा होने वाला है। 5 दिन पहले से पूरी तैयारियां, उससे पहले भी लगातार इसका प्रचार प्रसार किया जाता रहा है। हालांकि ये उद्घाटन पहले 4 तारीख को होने वाला था, पर दौरे और उद्घाटन को एक दिन कर करके बीजेपी इसका भरपूर फायदा लेने की फिराक में है और पूरी तरीके से इसको चुनावी माहौल के दौरान बुनाने की फिराक में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से इस मौके को हर तरीके से चुनावी रूप हो, चाहे किसी भी तरीके से जनता को लुभाने का रूप हो, हर तरीके से बीजेपी इस मौके को कहीं चूकना नहीं चाहती दिख रही है। हर तरीके से इसको अपनाती दिख रही है और हर तरीके से इसको बुनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, राजस्थान में देखा गया कि चुनावी साल तो है ही, साथ ही लोकसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा है। पहले भी ऐसा देखा गया है कि जब वो गुजरात दौरे पर थे और गुजरात में जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया था, बीजेपी ने जीत हासिल की थी। राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या लगता है, क्या स्थिति हो सकती है? क्योंकि राजस्थान में ये देखा गया है कि एक बार कांग्रेस की सरकार होती है और एक बार बीजेपी की सरकार होती है। कांग्रेस की सरकार थी, अब क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान का ट्रेंड रहा है उसमें तो यही देखने को मिलता है कि पिछले करीब लगातार देखें हम 30 सालों से अधिक हो गए जहां पे लगातार ये सिस्टम चलता आ रहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री ने दावा भी किया है कि हम इस ट्रेंड को तोड़ेंगे और 10 तारीख को वो बजट को कुछ इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि बजट कुछ इस तरीके का आने वाला है जो कि जनता के लिए बेहद फायदेमंद होगा। और उसके बाद 12 तारीख को ये रैली होने जा रही है, उद्घाटन होगा। उसके बाद वहां पर जनसभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। अगर हाल ही में दुनिया में नंबर 1 लोकप्रियता में दुनिया में नंबर 1 आए हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उसकी लोकप्रियता को यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से भुनाने में लगेगी। साथ ही एक सौगात बड़ी, जो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि राजस्थान को मिलने वाली है। और साथ ही जो ट्रेंड देखा जाए उस ट्रेंड के हिसाब से तो कहीं ना कहीं हर तरीके से फायदे में इस समय बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से बजट को लेकर मुख्यमंत्री बातें कर रहे हैं, तो अगर बजट में कुछ ऐसा क्या कर दिखाते हैं मुख्यमंत्री जो कि अब तक नहीं हुआ है, वो देखने वाली बात होगी। 10 तारीख को भी हम इस पर लगातार नजर बना के रखेंगे कि बजट पे किस तरीके से हमें क्या ऐसा कुछ एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिस चीज को बोलते आ रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि युवाओं के लिए और सभी के लिए, प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। पर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपनी सौगात दिखा दी है। उन्होंने मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, जो कि मैं हाईवे की एक खूबी बताना चाहूंगा आपको कि इस हाईवे से बांदीकुई से अगर हम दिल्ली के सफर की बात करें तो पहले 4 से 5 घंटे लगा करते थे, तो अब लगभग 2 घंटे लगने वाले हैं। हाल ही में इससे एक टेस्ट भी हुआ, जिसमें ये देखा गया कि पानी भी, गाड़ी में पानी भरा हुआ पानी का गिलास भी नहीं गिर रहा है। तो इस तरीके से एक बेहद उच्चतम क्वालिटी का हाईवे
ये बताया जा रहा है और इसको दिखाया जा रहा है कि बहुत उच्चतम क्वालिटी का हाईवे है। तो इस तरीके की सौगात प्रधानमंत्री यहाँ देते हैं और वो भी चुनावी वर्ष में, तो उसका डेफिनेटली बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए आरंग विधानसभा के ग्राम भानसोच पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया भी मौजूद रहे। यहां हेलीपैड पर ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हमने ऋण माफी की घोषणा पर अमल किया है और ऋण माफी में पहला सिग्नेचर किया है। 19 लाख किसानों का 2500 रुपए की दर से धान खरीदा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च को न्याय योजना की चौथी किश्त मिल जाएगी। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसमें लिखा कि आंकड़े जो दिखाते हैं उससे किसान विरोधी भाजपा को नीयत साफ हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को सर्वसमावेशी बताने वाली भाजपा को आंकड़ों पर घेरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंकड़े दिखाते हैं किसान विरोधी भाजपा की नीयत, इससे बीजेपी के कथित रूप से किसान हितैषी होने का दावा खोखला सिद्ध हो जाता है। एस एन सुब्बाराव जी जो प्रसिद्ध गांधीवादी थे, उनकी आज जयंती थी और पूरे देश के 27 राज्यों के प्रतिनिधि आए थे और 3 देश के भी विदेशी मेहमान आए थे और एक बढ़िया कार्यक्रम, पूरे सप्ताह भर के प्रशिक्षण उसमें शामिल हुआ मैं। और साथ ही रमन सिंह जी अब आंकड़े भूलते जा रहे हैं। जो उन्होंने 58% लागू किया था वो बोलते थे 56%। अभी जो विधानसभा में पारित हुआ है वो उसको 76% हुआ, वो बोलते हैं 82%। और वही काम कर रहे हैं, मतलब राजभवन और रमन सिंह दोनों के बयान एक ही जैसे हैं। तो रमन सिंह को यदि इसका विरोध था तो विधानसभा में क्यों नहीं बोले, जबकि उसको बोलने का मौका मिला था, तब वहाँ समर्थन किए। अब बाहर में विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं चाहती। दूसरी बात, जो एमएसपी है, हमारे समय में 2004 से लेकर 2013 तक 14 तक के जो एमएसपी बढ़ा है वो 137% बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में 2014 से लेकर 2023 तक के भी जो एमएसपी 22 तक की जो एमएसपी है वो केवल 55%। तो कहाँ 137% और कहाँ 55%? तो किसान विरोधी हैं, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए आरंग विधानसभा के ग्राम भानसोच पहुंचे, जहां इस दौरान उनके साथ नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया भी मौजूद रहे। यहां हेलीपैड पर ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हमने ऋण माफी की घोषणा पर अमल किया है और ऋण माफी में पहला सिग्नेचर किया है। 19 लाख किसानों का 2500 रुपए की दर से धन खरीदा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च को न्याय योजना की चौथी किश्त मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है, विकास कार्यों की सौगात दे रही है, योजनाओं की सौगात दे रहे हैं लोगों को लुभाने के लिए, और चुनावी साल भी है। किस तरीके का ये जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, चुनावी साल है, चुनावों में किस तरीके से असर दिखाएगा? बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आरंग पहुंचे हैं। वहां पर भानसोल में जो उनकी आज सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें वो ग्रामीणों से रूबरू हो रहे थे, जन चौपाल लगाई गई थी, जहां पर जो भेंट मुलाकात के दौरान जो किसान हैं उनसे चर्चाएं की जा रही थी कि किस प्रकार जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका कितना लाभ जो है किसानों को मिल पा रहा है, महिलाओं को मिल पा रहा है। हमने देखा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात कर रहे थे, जिसके तहत कल ही जो 8 करोड़ 23 लाख रुपए की किस्त थी उसका अंतरण कार्यक्रम रखा गया था वर्चुअल तरीके से। उसके बारे में बात की मुख्यमंत्री ने और ये भी बताया कि राजीव गांधी न्याय योजना की जो चौथी किस्त है वो भी 31 मार्च तक जो है
ग्रामीणों के खातों में, किसानों के खातों में पहुंच जाएगी, उसको भी लेकर निसंकोच रहे हैं किसान। और इसी के साथ जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जा रहे हैं गौठानों में, जिस प्रकार गौठानों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं स्व सहायता समूहों को जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है, उनके बारे में भी अनगिनत चर्चाएं आज मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। और इसी के साथ गोबर जो 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है, 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो गौमूत्र खरीदा जा रहा है, जिससे जीवामृत और ब्रह्मास्त्र बनाया जा रहा है। और ये 2 क्वालिटियां अभी तक छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, जिससे जो है आय भी अच्छी हो रही है और गौठानों में जो कार्य है वो भी तेजी से प्रगति कर रहा है। गोबर की अगर बात करें तो गोबर से पहले देखा था कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा था, जहां गोबर के दिए बनाए जा रहे थे, उसके बाद अगरबत्ती बनाई जा रही थी, और अब वहीं गोबर से बिजली बनाने की जो मुहिम है वो भी छिड़ी, और उसी के साथ गोबर पेंट बनाने की जो मुहिम थी वो भी दिखाई दे रही है। अब तक अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो 17,000 लीटर से ज्यादा जो है गोबर पेंट बनाया जा चुका है। 22 लाख से ज्यादा की आय गोबर पेंट के माध्यम से हुई है। अब इसे विदेशों तक भेजने की जो कोशिश है वो जारी की जा रही है, और प्रदेश के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो गोबर पेंट का महत्व है वो समझाने और इसे उपलब्ध कराने की जो कोशिश है वो सरकार कर रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जो जनता से जुड़े थे, और उन्हीं मुद्दों को लेकर भूपेश बघेल आज जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए हुए हैं आरंग, तो वहाँ जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनसे इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। जो किसानों की बात करें तो धान खरीदी का जो आंकड़ा देखा गया था कि 110 लाख मैट्रिक टन का जो आंकड़ा था किसानों धान खरीदी का, उस पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की कि अब तक 107 लाख मैट्रिक टन जो धान है उसका उठाव किया गया है, और आंकड़े के बहुत करीब हम पहुंच चुके थे। 5 सालों की अगर हम बात करते हैं तो 5 सालों में हमने देखा कि पहले अगर 2018-19 की बात की जाए तो उस समय जो किसान थे जिनका पंजीयन किया गया था धान खरीदी के लिए, उनका आंकड़ा लगभग 10 लाख था। लेकिन इन 5 सालों में अगर अनुमान लगाया जाए तो 10 लाख और जो किसान है वो आंकड़े में शामिल हुए हैं, और अब इस बार जो पंजीयन का आंकड़ा देखा जा रहा है वो 23 लाख के करीब पहुंच चुका है। तो ये भी एक सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि इतने किसानों को और जोड़ा गया है। इसी के साथ जो धान उठाव केंद्रों की अगर हम बात करते हैं तो पहले इतने ज्यादा केंद्र नहीं बने हुए थे, 15,000 के लगभग जो धान उठाव केंद्र है वो थे। लेकिन इस बार 23,000 से ज्यादा जो है धान उठाव केंद्र बनाए गए, माफ कीजिएगा 2600 से ज्यादा जो है धान उठाव केंद्र बनाए गए थे, जिस पर किसान पहुंच रहे थे। कई सारी ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराई गई, बाहर जाने की जो समस्या देखने को मिल रही थी वो भी नहीं मिली, और इसके साथ ही धान के लिए जो ऐप बनाया गया था जिसके माध्यम से किसान अपना धान जो है वो आसानी से धान उठाव केंद्रों तक पहुंचा रहे थे। तो ये तमाम जो बातें थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज किसानों के सामने रख रहे थे, आम सभा में संबोधित कर रहे थे, और चुनावी मुद्दा भी यही रहेगा इस बार। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो धान, धर्मांतरण और धर्म, यही वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रही है, और इन्हें लेकर जो है जनता से रूबरू हो रही है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर ये चुनाव पर भी उतरेगी। लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार भूपेश बघेल और उनकी सरकार जो मेहनत कर रहे हैं, और जिस प्रकार लोगों से रूबरू हो रहे हैं, और अपनी योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है उसकी चर्चाएं भी कर रहे हैं, और समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे ही ये तय करेंगे कि किसने कितना दम लगाया और किसने कितनी जो योजनाएं थी वो लोगों को कितनी पसंद आई। जी पूजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि अब विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। बता दें कि अभी तक अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित महिला के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी की मौत होने पर बेटों की तरह विवाहित बेटी अनुकंपा नौकरी की हकदार होगी। विश्वास सारंग ने कहा कि ये निर्णय बड़ा दूरगामी होगा, साथ ही महिला सशक्तिकरण की नीति को भी स्थापित करता है। कैबिनेट में ये भी तय हुआ कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई हुई जमीन पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी के साथ उनके पास घर नहीं है, उन्हें क्रॉस सब्सिडी भी माध्यम से गरीबों को मकान उपलब्ध कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्डिंग
नहीं जा सकती तो वहीं जमीन दी जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई और आज का दिन फिर मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में दर्ज होने के निर्णय लेने वाला दिन स्थापित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज निर्णय लिया है कि अभी तक मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की जो नीति थी उसमें केवल जो शासकीय कर्मचारी या अधिकारी जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनके केवल पुत्र को ही अनुकंपा नियुक्ति देने की पात्रता या लेने की पात्रता थी। यदि कोई वैवाहिक बेटी है तो उसको ये पात्रता नहीं होती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि अब अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता बेटों के साथ मृतक अधिकारी कर्मचारी की बेटी को भी होगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई है। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अब विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। बता दें कि अभी तक अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित महिला के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी की मौत होने पर बेटों की तरह विवाहित बेटी अनुकंपा नौकरी की हकदार होगी। विश्वास सारंग ने कहा कि यह निर्णय बड़ा दूरगामी होगा, साथ ही महिला सशक्तिकरण की नीति को भी स्थापित करेगा। कैबिनेट में यह भी तय हुआ है कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई हुई जमीन पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी के साथ जिनके पास घर नहीं है उन्हें क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से गरीबों को मकान उपलब्ध कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती तो वहां जमीन दी जाएगी। तो ये है आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई है। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अब विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। बता दें कि अभी तक अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित महिला के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, चुनावी साल है ये और बीजेपी की कैबिनेट बैठक लगातार जारी है। कई महत्वपूर्ण फैसले भी यहाँ पर लिए जाते हैं और आज एक महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर लिया गया है कि अब विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास को लेकर? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें जिस तरीके से आज शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसले की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अनुकंपा जो उसमें बदलाव किया गया है। अभी तक अगर हम बात करें तो सिर्फ शासकीय कर्मचारी या अधिकारी की मौत होती थी तो उनके बेटे को ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। इस नीति में अब मध्य प्रदेश की सरकार ने बदलाव किया है। अब अगर विवाहिता बेटी थी तो उसको भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसका फैसला आज की बैठक में लिया गया है। तो महत्वपूर्ण फैसला है कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से अगर इसमें एक और प्रावधान है, अगर किसी एक से ज्यादा दो लड़की होती हो, दोनों विवाहिता होती है, किसी भी तरीके से अगर विवाद की स्थिति बनती है, इसको लेकर भी कमेटी का गठन किया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरीके की विवाद की स्थिति बनती है तो उसको सुलझाया जा सके। साथ ही अगर हम बात करें तो अब एक और फैसला जो सरकार ने लिया है कैबिनेट की बैठक में, और माफियाओं से जो जमीन छुड़ाई गई है, इन जमीनों पर अब गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि जो शासकीय भूमि पर दबंग या फिर माफिया गुंडे जो कब्जा करके बैठे थे, जिनसे जमीनें छुड़ाई गई हैं, अब उन जमीनों पर शासकीय मकान बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण की बैठक में भी फैसला लिया गया है। साथ ही अगर हम बात करें जो बेगा शहरी और भारिया आदिवासी हैं, जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री दुधारू गाय कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। इसके माध्यम से अगर हम बात करें
जो बेगा शहरिया और भारिया आदिवासी हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति को 2 गायें दी जाएंगी, जिससे कि वह अपना पालन पोषण कर सकें, और जो गाय होगा उसका सरकार के माध्यम से बेचा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार उनकी खरीदारी भी करेगी। और इसके साथ ही हम बात करें तो मध्य प्रदेश नॉर्थ काउंसिल जो है इनके पदों पर भी सृजित किया गया है, यानी कि 37 नए पदों को सृजित किया गया है, उन पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय जबलपुर में जो परीक्षा सेल है उसमें भी 20 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, यानी कि कह सकते हैं कि महिलाओं से लेके बुजुर्गों तक और जो आदिवासी क्षेत्र से जो लोग आते हैं, चाहे बेगा शहरी आदिवासी हों, इनको भी कहीं ना कहीं अब रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध कराने की तैयारी में लगी हुई है। और इसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। दे दी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।